गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें गुरुजी के पास आकर भी नहीं मिल रही तो मतलब वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। नहीं तो गुरुजी के पास आके, गुरुजी लाइफ जो कि सिर्फ भगवान दे सकते हैं। मतलब गुरुजी कैन डू एनीथिंग। गुरुजी की शरण में ही बाकी सारे देवी देवता भी गुरुजी के ही चरणों से निकले हैं। मतलब गुरुजी सुप्रीम पावर है। ऐसी बहुत संगत है जिन्होंने खुद देखा है कि मतलब उनको एकदम से उनकी डेथ हो गई, ऊपर गए तो वहां पे गुरुजी की बहुत ही बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ा आसन है और सभी देवी देवता गुरुजी की शरण में बैठे हैं। और फिर गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी और वापस से यहाँ पे भेज दिया न्यू लाइफ दे करके। और उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि ऊपर सबसे बड़ी गद्दी गुरुजी की है। ये बात हमें मान के चलनी चाहिए कि जब जिस दिन हम गुरुजी के पास हमने जाना स्टार्ट किया है, उस दिन हमारी जो भी पोजीशन है, मतलब फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली, जो भी हमारी पोजीशन है, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के पास आने के बाद उसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। एटलीस्ट स्टेबल तो रहेगा ही। और बाकी उस पर डिपेंड करता है कि हमारा उनके साथ क्या कनेक्शन है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। उनके और हमारे बीच कोई मीडिएटर नहीं है। हमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो डायरेक्टली हमें गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आज भी सुनते हैं। कई लोगों को लगता है, जो नई संगत होती है उनको लगता है कि गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो पता नहीं वो हमारी बात सुनते हैं या नहीं। बट जो संगत गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद भी उनसे जुड़ी है, तो गुरुजी ने ही बुलाया है, वो भी इसीलिए जुड़ पाई है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब बल्कि लोगों ने उतना उनको भगवान नहीं माना जितना गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद लोग को रियलाइज हो रहा है कि हाँ वो सच में भगवान है। और भी भगवान, जब जो भी हम राम जी, कृष्ण जी, जिन भी भगवानों को हम जानते हैं, वो सब कभी ना कभी फिजिकल फॉर्म में आए थे। और जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब लोगों ने उन्हें भगवान नहीं माना, लेकिन बाद में अब सब पूरी दुनिया जानती है कि वो भगवान थे। ऐसे ही गुरुजी, गुरुजी को जब फिजिकल फॉर्म में थे तब सब लोगों ने भगवान नहीं माना, बट अब सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं कि फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद भी उनकी प्रेजेंस हर जगह फील हो। आपको कुछ भी डाउट है, गुरुजी उसको आंसर बैक करते हैं, चाहे वो शब्द के थ्रू करें, चाहे अपनी फोटो, गुरुजी की फोटो भी बातें करती है, चाहे आपको किसी सत्संग में उसका आंसर मिले, बट गुरुजी आपसे बातें करते हैं। आपको कहीं पे भी अभी भी दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी की फ्रेग्रेंस निकलती थी गुरुजी की बॉडी से, एक जो कि बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस थी, वो आज भी कहीं पे भी हमें फील हो सकती है। मतलब कभी गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, या आप कभी कोई मुसीबत में हो तब आपको अपनी फ्रेग्रेंस से ये दिखाते हैं कि हाँ तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। कि एक बार क्या हुआ कि एक जगह गुरुजी गए थे, तो वहां पे जैसे वाइट बेडशीट उन्होंने नीचे बिछाई हुई थी। तो बारिश हो गई बहुत, तो बाहर बहुत कीचड़ था। तो जिन्हों के घर में सत्संग था वो सोच रहे थे कि मतलब सब लोग आएंगे तो पूरा जूते लेके आएंगे, जैसे तो पूरी बेडशीट बाहर बिछाई हुई थी उन्होंने एंट्री पे ही, तो पूरा वहां पे खराब हो जाएगा। तो जब आए तो गुरुजी एकदम फटाफट चले और नीचे बिल्कुल क्लीन। तब ध्यान से लोगों ने देखा, गुरुजी के जो चरण है वो जमीन पे नहीं लगते थे, गुरुजी के पैर हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे। गुरुजी के चारों तरफ बहुत ही लाइट और एक अलग किस्म का, जो हम सीरियल्स में देखते हैं ना, भगवानों में से निकलता है एक रोशनी, एक वाइट कलर की रोशनी, और एकदम ओरा जो गुरुजी के अंदर था, वो सिर्फ भगवान में ही हो सकता है। मतलब जब हम लोग पहले छोटे मंदिर जाते थे एम्पायर स्टेट, वहां पे गुरुजी को जब एक एक नजर गुरुजी देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी लाइफ में कुछ भी है, वो सब एकदम सॉर्ट आउट हो गया है। और हर बंदे को जो वहां पे होता था, हर संगत को यही लगता था कि गुरुजी सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मतलब मेरे और गुरुजी के बीच कोई नहीं है। को चाहे कोई ऊपर बैठा है चाहे कोई नीचे बैठा है, वहां पे दो फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। बट हर बंदे को ये लगता था कि हाँ गुरुजी मुझे देख रहे हैं और सिर्फ मुझे से बातें कर रहे हैं। जबकि गुरुजी किसी से भी एक वर्ड भी नहीं बोलते थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, जब किसी से बात करनी होती थी तब खुद ही बोलते थे। आप ऐसा नहीं है कि जाके कुछ भी बात करने लग जाओ। मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन डे था 28 जनवरी 2006, जब हमने गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम हम लोग गए। एक अंकल मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो 2-3 साल से बोल रहे थे कि गुरुजी हमारे भगवान हैं, आप एक बार चलिए उनके दर्शन कीजिए।
मतलब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमें लगता था कि सब गुरु एस्ट्रोलॉजर्स टाइप ही होते हैं, और मतलब भगवान तो कैसे हो सकते हैं, भगवान तो हो ही नहीं सकते। तो इस चक्कर में हम 2 3 साल हो गए थे, वो अंकल कह रहे थे, बट हम नहीं गए। बट उस दिन क्या था, संडे का दिन था और गुड़गांव में फर्स्ट टाइम एनुअल सत्संग हुआ था। तो उन्होंने बोला, उनके 2 3 फोन आए। तो हर फोन पे पापा कहते चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। फिर एक बार जब फोन आया तो उन्होंने बोला गुड़गांव में ही है, आपके घर के पास ही है, और आज तो संडे भी है, तो आप वैसे ही आ जाइए घूमने के हिसाब से, आपको नहीं अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम मत आइएगा। तो फिर हमें लगा हाँ बात तो सही है, चलो वैसे ही चलते हैं। और ये भी था कि मतलब पापा को लग रहा था कि पापा का फ्रेंड है, तो चलो उसके फ्रेंडशिप के नाते चलते हैं। तो मैं, भाई, मम्मी, पापा, हम लोग चारों गए। हम जब वहां पे एंटर हुए, गुरुजी ने हम पे एक नजर जो डाली ना, मतलब उस दिन से हम गुरुजी के हो गए। मतलब उन्होंने एक नजर उन्होंने देखी, उनकी आईज में एक अलग ही एक ओरा, मतलब उन्होंने एक नजर से अपना बना लिया हमें उसी पल, और हमें उसी टाइम, जबकि हम कुछ नहीं जानते थे, हम गए भी मतलब उस इंटेंशन से थे कि बस हम फटाफट जाएंगे, लंगर भी नहीं करेंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन वहां जाके हमें लगा कि हाँ ये सच में भगवान है। मतलब बिना कोई एक्सपीरियंस हुए, बस एक गुरुजी ने जो हमें नजर डाली ना, और उनमें से जो हमें एक ओरा दिख रहा था उस टाइम पे, उसी पल से हमें ये हो गया कि हाँ ये भगवान है और हमें हमें यहीं जाना है और हमें अब कहीं नहीं जाना। मतलब हमारे घर में सभी भगवान जियों की मूर्तियां हुआ करती थी, और मतलब पापा तो हनुमान चालीसा का पाठ और पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद हमें घर में, अपने पूजा घर में और हर जगह, हर फोटो में गुरुजी दिखने लगे। और उस दिन हम बिल्कुल लास्ट तक बैठे, हमने लंगर भी किया, और हमारा घर वापस आने का मन नहीं हो रहा था। मतलब हमें इतना अच्छा लगा। फिर जब हम घर आए, घर पे हमें हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हो रही थी। फिर जिन अंकल के थ्रू गए थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बस आपका कनेक्शन बन गया है, तो आप मतलब अगर आपको मन है आगे जाने का गुरुजी के पास, तो अब गुरुजी छोटे मंदिर बैठते हैं एम्पायर स्टेट। तो हमारा तो बहुत मन था, हमें तो मतलब उस दिन ये रियलाइज हो गया था कि बस अब हमें यहीं जाना है और कहीं नहीं जाना। तो हमने नेक्स्ट टाइम हुआ कि छोटे मंदिर जाना था। तो बच्चे अलाउड नहीं थे, मैं और भाई उस समय छोटे थे। तो मम्मी पापा छोटे मंदिर गए। जैसे ही फर्स्ट डे जब माथा टेका पापा ने, तो गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। अब पापा एकदम से शॉक हो गए कि मैंने तो गुरुजी को कुछ बताया भी नहीं, गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। और जिन अंकल के थ्रू गए थे, इवन उनको भी नहीं पता था कि पापा ने सीए और सीएस दोनों किया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ पापा को एज अ सीए ही जानते थे। उन्हें भी नहीं पता था कि पापा ने सीएसपी किया हुआ है। तो मतलब पापा को लगा कि कैसे पता गुरुजी को ये चीज। तो पापा ने बाद में बाहर आके उन अंकल से पूछा, तो उन अंकल ने बताया कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप यहाँ हो तो वो मेरे बुलाने से नहीं हो, गुरुजी का बुलावा आया आपको, अब इसलिए अब आप कनेक्ट हो रहे हो। मैं, मेरे आने से आना होता अब तो 2 3 साल पहले जब मैं आपको कह रहा था आप तभी आ चुके होते। तो हमें खैर बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी पापा जब घर आए, उनके कपड़ों में से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, हम मम्मी का दुपट्टा लेके जब जब मम्मी पापा जाते थे ना, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, जैसे ही हम दरवाजा खोलते थे कपड़ों में से फ्रेग्रेंस आती थी, और हम मम्मी का दुपट्टा लेके बैठ जाते थे। अगले 2 4 दिन तक इतनी खुशबू रहती थी हमारे घर में। फिर एक दिन क्या हुआ कि बैठे बैठे पापा जैसे शेयर मार्केट का काम करते थे उस टाइम पे, तो एकदम से बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो घर पे ही बैठ के मम्मी गुरुजी से मन में बात कर रही थी कि गुरुजी कुछ परमानेंट जुगाड़ अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, बच्चों के आगे एडमिशन्स भी हैं, और मतलब बहुत जबरदस्त लॉस हो गया है। तभी पापा को वहीं घर पे बैठे बैठे ही विद इन हाफ एन आवर एक कॉल आया, एक ऑफर दी पापा को काम करने के लिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब उन्होंने पापा से कुछ नहीं पूछा ना, नॉलेज कितना है, क्या कब वर्क एक्स कितना है, कुछ नहीं पूछा, सीधा ऑफर दे दिया। अब हमें लग रहा था पता नहीं एकदम से ऑफर कैसे आ गया, मतलब कुछ भी नहीं, ना कहीं अप्लाई किया, ना कहीं रिज्यूमे भेजा, कुछ भी नहीं किया। अब उस दिन हमें छोटे मंदिर जाना था। तो मन में ये सोच के गए थे मम्मी पापा कि आज गुरुजी से एक बार पूछ लेंगे ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हमने कुछ मतलब कहीं अप्लाई नहीं किया, पता नहीं कभी ऐसा ना हो कि फेक हो क्या हो। तो फिर जाके जब गुरुजी के पास गए, मम्मी पापा की पहले टर्न आई, पापा से तो बिल्कुल बोला ही नहीं गया, गुरुजी के से पूछा ही नहीं गया। फिर मम्मी ने बड़ी हिम्मत लगा के मम्मी ने बोला गुरुजी, तो गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी को लगा मैंने पूरा तो बोला ही नहीं, इनको कैसे पता। तो फिर मम्मी ने फिर वापस बोलने की कोशिश की, गुरुजी आज इनको। फिर गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो।
फिर मम्मी ने फिर सोचा कि एक बार अपनी तसल्ली के लिए ना, मतलब ठीक है गुरुजी को सब पता है, पर अपनी तसल्ली के लिए एक बार सारा पूरा क्वेश्चन ना बिना सास लिए बोल ही देती हूँ। फिर गुरुजी को मम्मी ने बोला कि गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे एक ऑफर आई है मानेसर से, क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, कह तो रहा हूँ ज्वाइन करो, मैंने ही तो दिलवाई है। तो मतलब गुरुजी ने ही दिलवाई थी, और गुरुजी को बिना सुने पूरा क्वेश्चन सब पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। और इसीलिए गुरुजी ने फर्स्ट डे पापा को आओ कंपनी सेक्रेटरी बोला था, क्योंकि गुरुजी फ्यूचर भी जानते थे कि अब आने वाले टाइम में पापा को एज अ सीएस ही काम करना है। तो ये है गुरुजी का कि आपके ऊपर कोई भी अगर प्रॉब्लम आने वाली होती है तो उससे पहले ही गुरुजी उसका सॉल्यूशन भी रेडी रखते हैं। एक दिन मैं घर पे सो रही थी जब दिन में, तो मेरे को एक सपना दिखाई दिया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि आज से तेरा नाम विभा। तो मुझे लगा विभा तो बहुत कॉमन है, बट विभा बोल रहे हैं गुरुजी, एक बार स्पेलिंग कंफर्म कर लेती हूँ। तो मैंने ड्रीम में ही पूछा, गुरुजी विभा या वृभा? तो गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स भी बताए, वृभा, VRIBHA, वृभा। तो मैं बहुत खुश हुई। और फिर जब मेरी आंख खुली ना ड्रीम के बाद, तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे मेरे पूरे एकदम में, मेरे को स्वेटिंग हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे सामने गुरुजी थे और ये ड्रीम नहीं, मेरे साथ रियल में हुआ है। मतलब मेरे को बिल्कुल रियल जैसा फील हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ड्रीम आया है। वो तो मतलब उठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब ड्रीम में हुआ था, बट बहुत रियल एक्सपीरियंस था वो ड्रीम भी। फिर उस दिन हमें छोटे मंदिर जाना था, और वैसे तो बच्चे अलाउड नहीं थे, बट हमारा भी बहुत ही मन था, तो हमने सोचा ठीक है आज तो हम जाएंगे ही। अलाउड नहीं है बेशक, गुरुजी डांटेंगे तो कोई बात नहीं, बट जाएंगे आज तो। और मन में एक क्वेश्चन भी था कि गुरुजी क्या करना चाहिए अपना, मतलब मैं 10th के एग्जाम्स दे चुकी थी तब तक, तो 10th के सर्टिफिकेट्स में मतलब चेंज कराना चाहिए या बस घर में विभा बोलना स्टार्ट कर दें। तो हम जब गुरुजी के पास गए तो ऐसे मन में क्वेश्चन था, तो मम्मी जैसे पूछने को हो रही थी, बट उससे पहले गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दो। तो हमें क्लियर हो गया कि अब हमें नेम चेंज करना है। फिर पापा मेरे स्कूल में गए, मतलब नेम चेंज के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे प्रिपेयर करके, और प्रिंसिपल से मिले, उनको बोला कि आप ये फॉरवर्ड कर दीजिए, हमें नेम चेंज करना है। प्रिंसिपल ने बोला 10th के बाद नेम चेंज हो नहीं सकता, आप चाहे कुछ कर लीजिए, नेम चेंज होना इम्पॉसिबल है। और भी बहुत एप्लीकेशंस मैंने काफी टाइम भेजी है, बट हर बार रिजेक्ट होके आ जाता है। तो पापा ने बोला हमारा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम चेंज डायरेक्ट लॉर्ड शिवा ने किया। तो वो कहती कैसे मतलब? तो उसने भी बहुत इंटरेस्ट के साथ गुरुजी का सत्संग सुना, आधा पौना घंटा। एंड एमईटी की टीचर्स, काफी टीचर्स कनेक्ट हो गए उसके बाद, और इनफैक्ट उनके साथ खुद के अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, और वो भी अभी मतलब कंटिन्यूड है, अभी भी जाते हैं मंदिर। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देती हूँ। और साथ में मेरी ही क्लास में 2-3 बच्चे और थे जिनका मतलब उनको भी नेम चेंज का था, तो उनकी भी एप्लीकेशन साथ में फॉरवर्ड हुई। बट मेरा नाम चेंज विद इन 10 days सीबीएसई के रिकॉर्ड्स में चेंज होके आ गया, और उनकी रिजेक्ट हो गई। जबकि वो लोग मेरे पास आके पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो किया था, हमारे तो रिजेक्ट हो गई, और मेरा और उनका प्रोसेस सेम था। स्टिल मेरी अप्रूव हो गई और उनकी रिजेक्ट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि जो चीज गुरुजी ने कह दी है वो होके रहेगी, उसमें कोई भी किसी तरह का ऑब्स्टेकल, कुछ भी, मतलब कोई कितनी कोशिश कर ले वो चीज रुक नहीं सकती। जो गुरुजी ने अपने मुंह से बोल दिया कि ये होगा, वो होके रहेगा। तो ये है गुरुजी का। मतलब मुझे तो गुरुजी ने कहीं पे भी मैं स्टकअप होती थी, या कहीं पे भी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल कर रही हूँ, मुझे कहीं पे कुछ ऐसा वैसा लगा, या कभी भी मेरे को किसी भी चीज की प्रॉब्लम, या इवन घर में भी मेरे को गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस टाइम टू टाइम फील कराते थे। मतलब बीच में तो ऐसा टाइम था एक बार कि मम्मी खाना भी बनाती थी ना, तो खाने की में से भी मुझे खाने की खुशबू के बजाय गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। हर जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी मेरे को। उसके बाद मेरा 12th के एग्जाम के बाद मतलब बीकॉम ऑनर्स करने का मन था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब हुआ क्या कि मेरे 12th में मार्क्स आए 86.25%। तो अब बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ हाई जाती है, बट फिर भी मैंने खैर फॉर्म्स वगैरह भर दिए। और फिर जब कट ऑफ डिक्लेयर हुई तो मैत्री कॉलेज का कट ऑफ निकला 86%। अब 86% पे, और मेरा 86.25,
तो एडमिशन हो गया। अब एडमिशन जब हो गया उसके बाद फर्स्ट डे वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने बताया कि बाय मिस्टेक दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 89 का 86 हो गया। एक्चुअल कट ऑफ 89 निकलना था जो कि बाय मिस्टेक पब्लिश हो गया 86 पे, और अब हम उसको वापस नहीं ले सकते बिकॉज कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन एट स्टेक हो जाती है फिर। और इस वजह से मतलब उन्होंने 3-4 सेक्शंस और बनाए क्योंकि 12th में तो 0.25 से ही कितने बच्चे और मतलब एडमिट हो जाते हैं। तो ये है गुरुजी का कि मेरे 86.25 थे तो उसको 89 का 86 कर दिया, और सिर्फ मुझे बचाने के लिए, मेरा एडमिशन कराने के लिए, ना जाने और कितने बच्चों का मतलब और एडमिशन हो गया साथ में। उसके बाद गुरुजी ने मेरा एमबीए में भी एडमिशन कराया। उसमें क्या हुआ था कि मेरे कैट का स्कोर आया था 79 परसेंटाइल, और तब ऑनलाइन कैट फर्स्ट टाइम हुआ था तो काफी इश्यूज थे तो मेरा कम रह गया। अब 79 परसेंटाइल पे तो अच्छा कॉलेज तो खैर मिलना ही नहीं था, बट नॉर्मल से कॉलेजेस में भी नहीं हो रहा था। तो अब ये था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एमिटी चलो रिप्यूटेड है तो एमिटी में ट्राई करते हैं, बट वहां भी नहीं हो रहा था। इन द मीन टाइम मेरे ब्रदर का 12th के रिजल्ट्स आए थे, उसने उसमें टॉप किया। तो अब वहां की जो चेयरपर्सन थी उनका कॉल आया पापा के पास तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो उन्होंने बाइक मतलब मेरा भी क्योंकि स्कूलिंग एमिटी से था, उन्होंने मेरा भी वैसी मतलब डिस्कशन हो गई तो पापा ने बताया कि इसका एमबीए में एडमिशन नहीं हो पा रहा है एमिटी में, कैट का परसेंटाइल इसका कम आया है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लेके जाइएगा, हो जाएगा एडमिशन। अब मतलब गुरुजी ने कैसे ये कराया कि भाई ने टॉप किया, हेडमिस्ट्रेस का कॉल आया और मेरा एडमिशन के लिए बात हो गई। बट मुझे मन में ये था कि मेरे को मेरिट पे जाना था। ठीक है, मतलब गुरुजी तो मेरा एडमिशन करा देंगे, बट मन में एक चीज, अब मेरिट पे गए हो तो एक अलग सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है और अदरवाइज अलग होती है। आपको तो पता ही होता है ना कि हाँ मैं मेरिट पे नहीं गया हूँ। तो अब मैंने मैट का भी एग्जाम दिया हुआ था जो कि मेरा मतलब ओके टाइप्स हुआ था, बट उसमें पता नहीं मेरा परसेंटाइल आया 99.9 परसेंटाइल। तो 99.9 परसेंटाइल आ गया और मेरा मैट के बेसिस पे रूटीन में एडमिशन हो गया एमिटी कॉलेज में। गुरुजी का ये है कि मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख जब तू एलिजिबल नहीं हो रही थी तभी भी मैं तेरा एडमिशन करा देता एमबीए में, और अभी जब तू चाह रही थी कि मैं एलिजिबल हो जाऊं और तेरा मेरिट पे हो तो उसके लिए भी मैंने तेरा स्कोर मैट में उस हिसाब से करवा दिया। तो आपके मन की जो छोटी छोटी विशेष या मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है बट उनके लिए ये बहुत छोटी है, एडमिशन कराना उनके लिए तो मतलब ये बहुत ही छोटी चीज है, और हम लोगों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी। अब जब कॉलेज में एडमिशन के बाद होता है कि प्लेसमेंट कमिटी पेरेंट्स को घुमाते हैं कैंपस, तो रूटीन में जैसे घुमा रहे थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आती है। मेरा शुरू से मन था कि मुझे बैंक में जाना है, फाइनेंस प्रोफाइल में। तो हम खुश हो गए कि हाँ चलो बैंक आता है यहाँ पे, और सिर्फ एक ही कंपनी का नाम लिया उन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जब प्लेसमेंट का टाइम आया उस टाइम पे एक कंपनी आई एमएनसी रिवेल करके, और उसमें मैं मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन क्योंकि वो एमएनसी थी यूएस से उनके कुछ क्लियरेंसेस पेंडिंग थे तो ऑफर लेटर इशू नहीं किया था उन्होंने। तो अब रूल ये था कि एक कंपनी से ऑफर लेटर आते ही आप दूसरी कंपनी में फिर नहीं बैठ सकते। तो मेरा वहां पे सिलेक्शन होके पर ऑफर लेटर होल्ड पे था तो मैं आगे बैठ सकती थी। तो अब इन द मीन टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा भी आ गई कॉलेज में। अब मैंने उसमें अप्लाई किया, सारा स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, इंटरव्यू वगैरह। अब एक दिन मेरे को सुबह मॉर्निंग में ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया है और 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें कि एक मैं हूँ और सबसे ऊपर मेरा नाम है। अब और मैं जैसे ही रिजल्ट आया ना तो मैं एकदम से मंदिर जा रही हूँ गुरुजी को थैंक यू बोलने। तो जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को रेडी होके मंदिर ही जाना है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं अभी तो रिजल्ट आएगा, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। तो ऐसे मुझे क्लियर ड्रीम दिखाया गुरुजी ने। फिर जब मैं कॉलेज गई उस दिन सच में रिजल्ट आया, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। मतलब और एकदम से फिर जो कंपनी जिसका ऑफर लेटर होल्ड पे था उसका भी आ गया कि ऑफर लेटर सेम डे उसका भी आ गया और इसका भी आ गया। तो अब ये गुरुजी का करिश्मा है कि उस टाइम पे बहुत जबरदस्त वाला रिसेशन था जब ये मेरा प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था। मतलब बच्चों को सबको ये था कि एक जगह भी प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। उतने बड़े सेशन के टाइम में भी गुरुजी ने मुझे 2 ऑफर्स दिलवाए। और बैच साइज भी, जबकि एमिटी में इतना बैच साइज बहुत ज्यादा होता है
तो यही होता है कि हमें लगता है कि हमारा कैलिबर या हमारी कैपेबिलिटी से हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कुछ अच्छा होता है ना तो हमें लगता है कि ये हमारी वजह से हो रहा है, हमारी कैपेबिलिटीज अच्छी है, हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है इसलिए हो रहा है। और कुछ बुरा होता है तो हम गुरुजी को एकदम से ब्लेम कर देते हैं कि गुरुजी ऐसे क्यों नहीं हो रहा, जबकि होना उल्टा चाहिए। कितनी ही कैपेबिलिटी, कितना ही कुछ हो, डॉक्टर भी दवाई देता है तो असर वो तभी करती है जब गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग हो। तो ये गुरुजी का है कि अगर तू किसी भी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ ले या टॉप कॉलेज में पढ़ ले, एवरेज एवरेज कॉलेज में पढ़ ले, रिसेशन के टाइम पे पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, अगर गुरुजी ने आपका प्लेसमेंट कराना है तो वो कराना ही है। और अगर नहीं होना है तो फिर आप चाहे टॉप कॉलेज में भी पढ़ लो तभी भी नहीं होगा। तो मतलब गुरुजी का जितना शुक्राना करें हम हर चीज में उतना कम है। और गुरुजी हर स्टेप पे आपकी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे मेरा प्लेसमेंट दोनों जगह हो गया तो अब मुझे क्योंकि बैंक में ही जाना था एंड प्लस गवर्नमेंट जॉब थी तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया। सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, बाहर बाहर की पोस्टिंग्स देते हैं। बट मुझे गुरुजी की कृपा से हमेशा बैंक ने एनसीआर की पोस्ट दी है, मतलब गुड़गांव में या इस तरफ ही रखा है। और जो मैं प्रोफाइल चाहती थी स्पेशलिस्ट फाइनेंस की, उसी में मुझे एकदम मतलब मेरी पसंद की रैंक पे और पसंद की सिटी में मुझे रखा गया। और ये मतलब गुरुजी के ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है बैंक में 2 या 3 साल से ज्यादा तो कोई एक सिटी में टिकता ही नहीं है, मतलब ट्रांसफर्स होते रहते हैं फ्रीक्वेंट। उसके बाद गुरुजी ने की कृपा से ही मेरी शादी भी हुई। गुरुजी का क्या है इसमें मैं आपको बताती हूँ। एक अंकल ने जो कि चंडीगढ़ रहते थे, उन्होंने पापा को बताया एक लड़के के बारे में। मम्मी पापा जाके मिले तो मम्मी पापा को अच्छा लगा, बट एक वो होता है ना अरेंज मैरिज जिसमें कि पता नहीं कैसा होगा, कैसी फैमिली होगी। तो मम्मी घर पे मतलब गुरुजी की फोटो के आगे वैसे ही बैठ के बात कर रही थी कि गुरुजी आप कुछ हिंट दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि तभी पापा पे एक और अंकल का कॉल आता है जो कि फारूक नगर रहते हैं। मतलब एक अंकल जो फारूक नगर रहते हैं और एक अंकल जो कि पहले जिनका मैंने बताया वो चंडीगढ़ रहते थे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, मतलब एकदम। तो जो फारूक नगर वाले अंकल थे उन्होंने भी पापा को बोला मैं एक प्रोफाइल नोट करा रहा हूँ आपको, तो आप एक बार नोट कीजिए। तो जब वो डिटेल्स नोट कराने लगे तो वो मतलब सेम प्रोफाइल थी जो कि मम्मी पापा एक दिन पहले मिल के आए थे। तो गुरुजी ऐसे इंडिकेशन देते हैं कि हाँ मतलब सही है जो तुम कर रहे हो, वो सही है स्टेप। उसके बाद वहां पे जो वेन्यू था जहाँ मेरी शादी हुई थी, तो हमें उस टाइम पे नहीं पता था, हमें वेन्यू अच्छा लगा और हमने रूटीन में उसको बुक कर लिया। बट जब हम कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एक संगत को जब हम कार्ड देने गए तो उन्होंने बताया कि इस वेन्यू पे गुरुजी ने पहले भी एक शादी कराई है और गुरुजी खुद प्रेजेंट थे उस वेन्यू पे, तो ये तो गुरुजी का ब्लेस्ड वेन्यू है। तो मतलब गुरुजी चाहते थे कि शादी उसी वेन्यू पे हो, नहीं तो हम तो उस समय जानते भी नहीं थे कि वो वेन्यू गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी की इतनी कृपा है, मतलब उस टाइम पे। और फिर मुझे लगता था बाद में जैसे मंदिर मेरा जाना थोड़ा कम हो गया था, तो मुझे गुरु ये कई बार ये लगता था कि गुरुजी शायद अगर मेरी शादी संगत फैमिली में होती तो मैं मंदिर रेगुलर आ पाती। तो ऐसा फील होता था कि गुरुजी मतलब कम आ पा रही हूँ मैं मंदिर ना शादी के बाद, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग कनेक्टेड नहीं थे गुरुजी से। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया तू टेंशन ना ले, ये भी अपना ही है। तो गुरुजी ने मुझे ये कहा तो मुझे उस समय सेटिस्फेक्शन हुआ बहुत। और फिर गुरुजी ने बहुत सी चीजें की और बहुत से एक्सपीरियंसेस मेरे हस्बैंड के साथ भी हुए जिसकी वजह से आज वो भी कनेक्टेड है। फिर मेरे हस्बैंड का शादी के बाद 1 साल का ऑन साइट असाइनमेंट आ गया यूके का। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मतलब किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अगर आप 1 साल की छुट्टी अप्लाई करोगे वो भी बाहर जाने के लिए स्पाउस के साथ, तो नहीं होती है वो सैंक्शन। बट मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने एक बार अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई। फिर सेकेंड टाइम अप्लाई किया मैंने छुट्टी के लिए 1 ईयर की, तो फिर से रिजेक्ट हो गई। तो फिर मेरे गुरुजी से मन में बोला गुरुजी अब मैं लास्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, अगर मेरे लिए अच्छा हुआ तो आप प्लीज करा दीजिएगा, और अदरवाइज फिर मतलब ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या करेंगे, मतलब या तो रिजाइन करूंगी या क्या, बट देख लेते हैं क्या होगा।
तो उसके बाद जब मैंने थर्ड टाइम अप्लाई की तो एचआर वालों ने भी बल्कि मुझे बोला कि क्या मजाक लगा रखे है, नहीं होती है 1 साल की छुट्टी सैंक्शन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर आप, ये जो 1 साल की छुट्टी है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में दी जाती है, जैसे कि मेडिकल ग्राउंड्स, इस ग्राउंड पे नहीं मिलेगी। आप फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप एक बार बस ये एप्लीकेशन लास्ट टाइम प्लीज आगे फॉरवर्ड कर दूं, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, इसके बाद मैं अप्लाई नहीं करूंगी। तो खैर वो लोग मान गए, उन्होंने अप्लाई किया मेरा और मेरी छुट्टी सैंक्शन होके आ गई। एचआर वालों ने भी मुझे खुद कहा कि अरे फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, मतलब कि किसी की 1 साल की छुट्टी जितने टाइम की मांगी उतने टाइम की लीव सैंक्शन होके आ गई है, तो वो भी 2 बार रिजेक्ट होने के बाद। तो ये है गुरुजी का कि मेरी लीव सैंक्शन करा दी उन्होंने 1 ईयर की। और फिर जब हम यूके में थे तभी भी गुरुजी ने हमारा इतना ध्यान रखा, मतलब लोग कहते हैं बाहर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है और प्रॉब्लम्स आती हैं काफी, मतलब इंडियंस को इश्यूज रहते हैं, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, हमें वेजिटेरियन फूड जहाँ पे जो कहीं पे भी गए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पूरा 1 साल हमें अच्छे से सब चीजों का गुरुजी ने मैनेज कराया। इनफैक्ट कभी किसी दिन मंडे को लगता था कि आज अगर शायद इंडिया होते तो बड़े मंदिर जाते तो वहां पे समोसा और जलेबी प्रसाद मिलती। तो कई बार हम मंडे को अगर कहीं बाहर गए ना तो हमें कहीं शॉप कहीं ना कहीं दिख जाती थी कि वहां पे समोसा और जलेबी बन रही होती थी। तो मतलब हर चीज का ध्यान रखा है गुरुजी ने, हमें ऐसे लगा ही नहीं कि वहां पे मतलब हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आ रही हो। उसके बाद फिर जब हम 1 साल के बाद इंडिया आ गए तो मैंने वापस ऑफिस ज्वाइन बैक किया और वहां पे फिर प्रमोशन एक्सरसाइज निकली। अब प्रमोशन एक्सरसाइज में मैंने अप्लाई कर दिया, तो सबने बोला तू तो टाइम वेस्ट करी है, 1 साल की छुट्टी के बाद आने के बाद प्रमोशन थोड़ी ना होता है, तेरा तो होने का मतलब ही नहीं है और मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट मैंने स्टिल अप्लाई किया प्रमोशन के लिए। और हुआ क्या फिर कि रेटिंग होती है जो ईयर एंड रेटिंग, मतलब जिन लोगों ने पूरे 1 1 साल काम किया था उन लोगों की रेटिंग कम आई, और मैंने जो 1 महीना पहले ही ज्वाइन बैक किया था मेरी रेटिंग उनसे ज्यादा आई और मेरा प्रमोशन हो गया स्केल 1 टू स्केल 2। और मतलब सब लोग हैरान थे, जिन जो लोग 1 साल से काम कर रहे थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ पर मेरा प्रमोशन हो गया। वो लोग बल्कि मुझे बोलने लगे कि तेरा तो बहुत यार बहुत जबरदस्त जैक है, तेरा तो मुझे लगता है कि ईडी से मिनिमम जान पहचान है ही। तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा ईडी से नहीं है, मेरी डायरेक्ट लॉर्ड शिवा से जान पहचान है, अगर तुम्हें भी चलना है तो मेरे साथ चलना। तो बल्कि उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या बोल रही है ये। बट गुरुजी का यही है कि किसी से जान पहचान की जरूरत नहीं है, कोई जैक नहीं चाहिए कहीं पे, क्योंकि हमारा जैक तो सबसे बड़ा जैक है, गुरुजी का जैक। फिर हम लोग पहले नोएडा रहते थे, फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गए, बट वहां से बड़ा मंदिर काफी दूर पड़ता था। तो ये सोचती थी मैं कि अगर मतलब गुरुजी पास में हो ना मंदिर के तो थोड़ा मंदिर मिस नहीं हो, रेगुलर रहे। हालांकि हम वहां से जाते थे मंदिर, बट जैसे होता है ना एवरी वीक वाला नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड का पहले टेक महिंद्रा में थे, वहां से आईबीएम में कराया, आईबीएम गुड़गांव में। और उसके बाद धीरे धीरे फिर नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव बुला लिया। और फिर गुरुजी की कृपा से मतलब हम रेगुलर हो गए बड़े मंदिर, क्योंकि गुड़गांव से तो मंदिर भी पास है, प्लस गुड़गांव में सत्संग भी बहुत होते हैं, मंथली सत्संग, एनुअल सत्संग। तो मतलब फिर से जैसे है ना एक क्योंकि मंदिर जाके या गुरुजी का सत्संग सुन के एक जो पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कितना ही डिप्रेस्ड हो, कितना ही कुछ प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, लेकिन एक बार मंदिर में माथा टेक के एक जो एनर्जी आती है ना वो मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। उसके बाद हम लोग फैमिली प्लान कर रहे थे, बट हमें 1.5 2 साल हो गया था, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। इनफैक्ट मुझे लगता था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी तभी मुझे 1.5 2 साल में मैं कंसीव कर भी नहीं पा रही थी। बट मेरे को ये था कि गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अगर गुरुजी के पास आकर भी मुझे नहीं मिल रहा है बच्चा तो मत कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी गुरुजी से बहुत लड़ी भी हूँ मैं उस टाइम पे, एंड गुरुजी रियली सॉरी फॉर दैट। बट गुरुजी को ही बोलती थी मैं कि गुरुजी कि आपको ही देना है, आप ही मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं जाऊंगी, मुझे आप ही दोगे, जब भी दोगे आप ही दोगे। उसके बाद मतलब गुरुजी की मंदिर में रेगुलर जाती रही, गुरुजी से
अरदास लगाती रही। फिर एक दिन मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मैंने इस महीने कंसीव किया है, और उस महीने मैंने वाकई में ही फिर मेरी टेस्ट पॉजिटिव आए और मैंने कंसीव कर लिया। उसके बाद जो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत डिप्रेशन में थी, और इतना मुझे ये था कि पता नहीं मतलब कितनी प्रॉब्लम्स मुझे वैसी हो गई होंगी, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। बट मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, मतलब जितने टेस्ट कराओ सारे नॉर्मल। कोई प्रेगनेंसी के टाइम मुझे गुरुजी ने कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दी, कोई मेरा टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इशू आ रहा है कि डॉक्टर कहे कि हाँ जी ध्यान रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बिल्कुल स्मूथ नॉर्मल प्रेगनेंसी गुरुजी ने करवाई मेरी। और इनफैक्ट मेरे ऑफिस, मेरा सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कराया गुरुजी ने। मेरे ऑफिस के वर्किंग आवर्स पहले जो कि 10 to 6 थे, वो गुरुजी ने सिर्फ उस टाइम पे ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी 9 to 4 हो गए, मॉर्निंग 9 AM to 4 PM। और मैं टाइम से घर आ जाती थी, मतलब उस सिर्फ उस टाइम पे हुए, मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी मेरे 10 to 6 थे और उसके बाद भी 10 to 6 हो गए। और ऑफिस जाने के जैसे रास्ते में ना बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स और रोड्स काफी टूटी हुई थी, और इवन मंदिर भी जाते थे हम, तो मंदिर के भी रास्ते में काफी रोड्स टूटी हुई, मतलब जानते हैं सब लोग, काफी रास्ता खराब था घाटा गांव वाला। तो हम मतलब जाते तो थे ही, अब मंदिर भी मैं रेगुलर जाती थी और ऑफिस भी जाना ही होता था। बट गुरुजी ने उस टाइम पे, मैंने जितनी रोड्स बनते हुए देखी है ना, मतलब सिर्फ मंदिर जाने में और ऑफिस जाने में सारी रोड्स बनवा दी, जो जो रास्ते में मेरे आती थी ना रोड्स, गुरुजी ने सारी रोड्स बनवा दी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी किसी भी तरह की। कभी भी मुझे लगता था बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है या मूवमेंट बहुत कम हो रही है, जैसे लास्ट में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ट्रैक रखना होता है, तो मैं शब्द सुनती थी या मंदिर जाती थी या लंगर करती थी गुरुजी का, तो मेरे को एकदम से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी, बहुत, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। फिर मुझे गुरुजी ने, जब मैं जैसे जैसे मेरे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हमें बेबी बॉय हुआ है। और फिर फाइनली डिलीवरी डे आ गया, उस मेरे को सिजेरियन होना था, क्योंकि बेबी की पोजीशन, बेबी उल्टा था इसीलिए। तो सिजेरियन के लिए जब मुझे मतलब लेके जा रहे थे ओटी में, तो मेरे को बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, मुझे मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इतने बड़े बड़े वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स देख के और ये वो। बट वहां पे जब मैं एंटर हुई ना, तो वहां पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि ओटी के अंदर गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है। तो उस टाइम मुझे पता चला जो मेरी डॉक्टर थी, जिसे मैंने पूरी प्रेगनेंसी दिखाया, वो भी संगत की थी। मतलब पूरी टाइम मुझे पता नहीं चला कि वो संगत की है, डिलीवरी वाले दिन मुझे ये चीज पता चली कि वो भी संगत की है, जबकि मैं रैंडमली उस हॉस्पिटल और उस डॉक्टर के पास गई थी। सिर्फ ऑफिस में मुझे किसी ने बताया था कि ये डॉक्टर अच्छी है, आप इसको दिखा सकती हो। तो हम लोग रैंडमली गए और हमें अच्छी लगी तो हमने कंटिन्यू रखा। तो उसने अपने फोन में गुरुजी का मंत्र जाप चलाया हुआ था, और मंत्र जाप सुन के जैसे मेरी सारी नर्वसनेस, सारी टेंशन दूर हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। और मुझे गुरुजी की कृपा से 23 अप्रैल 2018 को गुरुजी ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और गुरुजी ने उस बच्चे को भी अपने से ऐसे जोड़ा हुआ है कि मतलब मेरे बेटे के लिए गुरुजी ही भगवान है, मतलब वो और किसी भगवान को जानते ही नहीं, उसके लिए है कि भगवान मतलब गुरुजी, गुरुजी मतलब भगवान। और कुछ भी अगर होता है, उसको भी कुछ भी कहना हो ना, मतलब गुरुजी से ही बातें वो करता है, मतलब ऐसा नहीं है उसको कि कुछ भी अगर उसको भी वो होता है ना, कभी तबीयत खराब होगी या कुछ, तो कहेगा गुरुजी मेरी तबीयत ठीक कर दो। तो उसका भी कनेक्शन, छोटे बच्चों का कनेक्शन इनफैक्ट हम लोगों से ज्यादा जल्दी गुरुजी से जुड़ता है, क्योंकि उनका प्योर होता है, उनकी सोल प्योर होती है, उनके मतलब कुछ क्लियर होती है उनकी चिट ना, जैसे वो इतना मीन मेक नहीं करते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आया करो जब मंदिर में आते हो, बट हम लोग काफी चीजें अप्लाई करते हैं ना, जैसे कुछ एक्सपीरियंस हो जाए उसमें भी हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, या दिमाग लगाते हैं हम अपना। तो छोटे बच्चे वो नहीं करते हैं, इसलिए उनका कनेक्शन गुरुजी से हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो हमें सिर्फ गुरुजी में मानना है और गुरुजी की बातें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी में हमें सिर्फ अगर हमें यहाँ पे आके गुरुजी को ट्रस्ट करना है, बस गुरुजी को ट्रस्ट करना है, उनकी बताई हुई चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा मानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं कि फॉरगेट द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी।
पास्ट का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो हम सभी लोग ट्रिप करते हैं पास्ट को लेके कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा ना होता तो शायद मैं ये बन जाता, या ये ना हुआ होता तो मेरे पास ये होता। तो हम सभी लोग बीइंग ह्यूमंस ट्रिप करते ही हैं पास्ट को लेके, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं फॉरगेट दी पास्ट और अपना प्रेजेंट एंजॉय करो। हम प्रेजेंट भी नहीं एंजॉय कर पाते क्योंकि हम फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। हम अगली सांस को तो हमें पता नहीं है कि हमें आएगी या नहीं आएगी, बट हम स्टिल प्रेजेंट भी अपना फ्यूचर के लिए, मतलब हम इसी टेंशन में रहते हैं हमारे फ्यूचर में ये हो जाए वो हो जाए के चक्कर में। तो सिंपल रखा है गुरुजी ने, एंजॉय दी प्रेजेंट। अपनी अपनी जो ईगो है, ईगो, अकल और रफल, ये जब मंदिर आते हो तो आपको अपनी अकल और रफल अपने शूज के साथ बाहर बाहर छोड़ के आनी होती है। जितना आप क्लियर माइंड के साथ मंदिर में जाओगे उतना ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि हमें गुप्त दान, गुप्त पाठ और गुप्त सेवा करनी चाहिए। यूजुअली मतलब और जगह हम देखते हैं दान करते हैं तो लोगों का नाम भी डिस्प्ले में आता है कि इस बंदे ने दिया है ये, बट यहाँ पे कहते हैं गुप्त दान। गुरुजी कहते हैं अगर आप कुछ दान कर रहे हो कहीं पे भी तो एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने कितना दान किया। गुप्त पाठ, जब आप पाठ करते हो, गुरुजी का नाम लेते हो, तो सिर्फ आप गुरुजी भी बोलो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। और आपके लिप्स जो है वो मतलब हिलने नहीं चाहिए। आप मन में करोगे जितना, उतना ज्यादा उसका आपको फल मिलेगा। और गुप्त सेवा होती है कि हम सभी मतलब अपनी अपनी फैमिलीज में सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की केयर करें। ये नहीं है कि लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। जिस घर में लोग सारे फैमिली मेंबर्स सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, वहां गुरुजी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो गुरुजी ने सिंपल चीजें बताई हैं बट वो भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम गुरुजी से सबसे पहले वेल्थ मांगते हैं, गुरुजी मुझे पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, बट गुरुजी कहते हैं कि ये मुझे डिसाइड करने दो कि तुम्हें पहले किस चीज की जरूरत है। गुरुजी दीवार से पीछे का भी देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते। गुरुजी कहते हैं मैं सबसे पहले तुम्हें लाइफ ब्लेस करता हूँ, क्योंकि लाइफ होगी तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। अगर पैसा दे दिया, लाइफ है ही नहीं, तुम्हें कल को कुछ कैंसर हो गया, मर गए, तो क्या करेंगे उस पैसे का? कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ। हेल्थ होगी तभी उस पैसे को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट लाइफ, सेकंड हेल्थ, और फिर तीसरे नंबर पे गुरुजी वेल्थ देते हैं। तो गुरुजी के दरबार में आने के बाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस गुरुजी को डिसाइड करने देंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम अपने आप से डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कल हमारे साथ क्या होने वाला है। पर एक चीज है कि अगर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो वो कोई भी नहीं रोक सकता। अब क्या होता है, कई बार हम कहते हैं उन अंकल आंटी के साथ तो बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की, उनके साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं, हमारे साथ तो उतने नहीं हुए। तो हमें अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारी क्या पात्रता है, मतलब हम कितना गुरुजी को मानते हैं और हमने कितना उन पे सरेंडर किया हुआ है, हमारे कर्मास क्या है। तो हर एक बंदे का अलग अलग कनेक्शन है, अलग अलग है कर्मास। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास आने के बाद हम कुछ भी करते रहें, अगर कुछ गलत भी करें तो भी कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, पर यह है कि गुरुजी 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो माफ कर देते हैं, और 10% जो रह जाती है वो भी गुरुजी फ्लोटिंग वे में निकलवा देते हैं, इजी वे में। तो हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की मतलब ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि हम कंपेयर करें कि इस अंकल या इस आंटी के साथ तो बहुत हुआ हुआ है, हमारे साथ नहीं। एक्सपीरियंस हम हर एक संगत के साथ है, बस डिफरेंस यही है रियलाइजेशन। अब कई बार होता है कि अगर कोई बीमारी हो हमें और उसके बाद गुरुजी उसको क्योर कर देते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और कई बार होता है कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा होता, तो हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं भी या नहीं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें दो चीजें हैं, एक बीमारी हुई फिर गुरुजी ने क्योर कर दिया, एक ही एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि गुरुजी ने बीमारी होने ही नहीं दी, होने से पहले ही टाल दी, तो वो तो उससे भी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो मतलब ऐसा नहीं है, गुरुजी की हर एक बंदे के साथ कुछ ना कुछ सत्संग एक्सपीरियंसेस हैं, बस हमें रियलाइज करना है। अब जैसे मैं अपना अभी रिसेंट बता रही हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन का। उस दिन क्या हुआ कि जैसे मैं काफी टाइम से मतलब कोई ड्रीम नहीं आ रहा मुझे, कुछ नहीं, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं गुरुजी
को के साथ मेरा कनेक्शन कम हो गया है या क्या है कि आजकल मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। मैं काफी टाइम से गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। जबकि गुरुजी की कृपा से लाइफ पूरी स्मूथ चल रही थी। स्टिल मैं कह रही थी, मैं ये नहीं रियलाइज कर पा रही थी कि जो लाइफ स्मूथ चल रही है वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग की वजह से चल रही है, वो एक्सपीरियंस ही है मेरा। बट स्टिल मैं यही बोलती थी गुरुजी कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो अब उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं कार ड्राइव कर रही थी। तो मैं थी, मेरी मम्मी और मेरा बेटा, हम लोग 3 लोग कार में थे। और एक बीच में डिवाइडर आया, वहां से मैं टर्न ले रही थी, तभी एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से इतनी स्पीड में, ओवर स्पीड में एकदम आया मेरे आगे और मेरी गाड़ी से हिट हो गया। मेरी पूरी गाड़ी डैमेज होगी, उसकी पूरी बाइक डैमेज होगी। बट ये गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग हुई उस दिन हमारे ऊपर कि हम लोग 3 लोग जो मेरी कार में थे और 2 लोग बाइक पे थे, हम लोग 5 लोगों को गुरुजी ने लाइफ उस दिन ब्लेस की। मतलब हम 5 में से किसी को भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह डैमेज होगी, उनकी बाइक पूरी तरह डैमेज होगी, उनके हेलमेट से इधर उधर गिर गए थे। बट गुरुजी की कृपा से हम 5 को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने इतना उस दिन बचाया। तो ड्राइव तो मैं और भी बहुत पहले करती थी, पर कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुजी बचाते होंगे मुझे कई बार, लेकिन मुझे वो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि ड्राइविंग गुरुजी ने मुझे सिखाई और कभी एक्सीडेंट नहीं होने दिया इतने ट्रैफिक में। वो गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। बट क्योंकि मैं कब से बोलती थी गुरुजी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा, इसलिए गुरुजी ने मुझे वो उस दिन एक एक्सपीरियंस करके दिखाया। मतलब अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल एकदम से एक्सीडेंट हुआ। बाइक वालों ने भी अपना गलती मानी कि हाँ जी हमारी वजह से हुआ। पुलिस भी वहीं पे बैठी हुई थी, पुलिस वालों ने भी उनको बोला कि इनकी गलती थी, ये उनको काफी सुनाई। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि गलती किसी की भी हो, चाहे गलती मेरी हो चाहे उनकी हो, अगर मेरी गाड़ी से उनको भी कुछ हो जाता तो लाइफ ऐसी चीज है, मतलब अगर उनकी भी लाइफ को कुछ हो जाता ना, तो मैं कभी पूरी जिंदगी एक रिग्रेट, एक गिल्ट में जीती कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई, किसी की फैमिली खराब हो गई परमानेंटली। तो लाइफ तो हम लोग, हमारे हाथ में बिल्कुल हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, सिर्फ ये गुरुजी के हाथ में है लाइफ। उस दिन गुरुजी ने, गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम 5 लोगों की जान बचाई। मतलब बता नहीं सकती मैं आपको कितने ज्यादा मैं एकदम से टेंशन में आ गई थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं 5 लोगों में से किसी ना किसी को तो कुछ हो ही ना गया हो। बट थैंक्स टू गुरुजी कि हम सब गुरुजी की कृपा से एकदम ठीक रहे। तो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ हैं, तो हम कभी ये ना कहें गुरुजी को, जो गलती मैंने की कि गुरुजी को बार बार बोले कि कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। एक्सपीरियंस हर एक के साथ है, बल्कि हमें एक कभी शांति से बैठ के एक बार सोचना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, या हम कोविड, इतना बुरा टाइम हम सब लोगों ने देखा है, कोविड के टाइम में भी अगर हम लोग आज सेफ हैं, साउंड हैं, तो ये सब गुरुजी की कृपा से हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम जाएं वहां पे। मतलब बड़े मंदिर में हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। एक बार न्यू ईयर का फंक्शन होना था, तो वहां पे उससे पहले ओले गिर रहे थे। तो ओले जैसे यूजुअली तो राउंड राउंड होते हैं, बट वहां पे इतने अलग अलग शेप्स के थे। जैसे किसी पे जलेबी बनी हुई थी, किसी पे हाफ मून, किसी पे गणेश जी, सारे ओलों पे अलग अलग कुछ कुछ बना हुआ था। तो हमने इतने डिफरेंट ओले कभी नहीं देखे। ये पर सिर्फ मंदिर की बाउंड्री में हो रहा था। मतलब हम लोग वहीं पे थे, तो हम लोगों ने ये करा कि बाहर जाके देखे चलो मंदिर के बाहर कैसे पड़ रहे हैं। तो बाहर गोल गोल पड़ रहे थे, सिर्फ मंदिर की बाउंड्री के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ओले पड़ रहे थे। फिर एक बार हमने बाहर जो शिवलिंग है, ऊपर बड़े मंदिर के ऊपर जो बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसकी जो थर्ड आई है, वहां से हमारे सामने अमृत निकला था एक बार बैसाखी के फंक्शन पे। और उसमें से गुरुजी की इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस थी। वो सब हम वहां पे उस समय जितनी भी संगत प्रेजेंट थी, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद की फॉर्म में मिला। और मतलब क्लीनिंग हो रही थी शिवलिंग की, ऑल ऑफ द सडन थर्ड आई से जो है अमृत निकलने लगा बहुत सारा। मतलब फर्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा। फिर एक बार होली पे देखा हमने, होली पे अंदर बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति है एक, तो उसमें कलर्स आने स्टार्ट हो गए। जैसे नेल्स पे पिंक आ गए, जटाओं जो होती हैं शिव जी की उस पे ब्लू कलर आ गया, तो ऐसे जगह जगह मतलब कलर्स आने शुरू हो गए होली के टाइम पे। फिर
मैं आपको अपना एक ये भी बताती हूँ, हाँ, कि गुरुजी जो भगवान है, जैसे भगवान हम कहते हैं कहीं पे भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो अब एक बार मैं घर पे जब सो रही थी रात में, एकदम से मैंने आईज ओपन की अपनी, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे अलमीरा है वैसे तो, बट अलमीरा की जगह गुरुजी थे, और गुरुजी में से इतनी सारी लाइट्स निकल रही थी, बहुत सारी लाइट्स। मतलब हम देख के, मेरी मेरी जो आईज थी, मैं एकदम देखती रह गई और एकदम स्टैचू जैसे बन गई। मैं सोच रही थी कि उठ के गुरुजी के चरण छू लूं, या मतलब उठूं मैं अपने बेड से, लेकिन मैं गुरुजी को ना टच कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे गुरुजी ने एकदम स्टैचू कर दिया जब तक गुरुजी वहां पे थे। मतलब मैंने क्लियरली देखा है, ये खुली आंखों से गुरुजी ने मुझे बंद घर में दर्शन दिए। एक बार मैं बताती हूँ आपको, हमारे घर में मंथली संगत था, सत्संग था, मंथली सत्संग। तो क्या हुआ कि इडली प्रसाद जैसे बनाया था। अब इडली प्रसाद जैसे जितने लोगों को हमने इनवाइट किया था सत्संग के लिए, तो उतने लोगों के हिसाब से बना दिया था। अब थोड़ा से एक्स्ट्रा रख करके, बट जितनी संगत आई ना, वो मोर देन डबल आ गई। अब मम्मी पापा टेंशन में आ गए कि जितना प्रसाद था उससे डबल, मोर देन डबल अगर संगत आ गई है, तो अब प्रसाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब। तो हमें तो स्टार्टिंग में ही इस चीज की टेंशन होगी कि प्रसाद शॉर्ट पड़ेगा। उस टाइम गुरुजी कहते थे कि जब भी आपका मंथली सत्संग होता है, तो आपको एक मीठा, एक नमकीन और एक चाय प्रसाद रखना है। तो ये वाला था मंथली सत्संग का ना। तो उसमें जो नमकीन वाला था, इडली प्रसाद, वो शॉर्ट था। अब हम टेंशन में घूम रहे थे, तो एक अंकल थे वहां पे, उन्होंने बोला कि आप क्यों टेंशन में हो, ये गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी ने संगत भेजी है एक्स्ट्रा, जिन लोगों को आपने बुलाया भी नहीं, या जिन लोगों को आप जानते भी नहीं, वो भी आए हैं जब सत्संग में। तो इसका अरेंजमेंट तो गुरुजी देखेंगे कि कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मतलब उनकी बात हमें सही लगी। तो हम फिर चुपचाप अपना शब्द चल रहे थे बैठ के, एक्सपीरियंसेस शेयर हुए, सब जब हो गया और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, तो मतलब हम बस जो बहुत बड़ा भगोने में जिसमें इडलीज रखी थी, ले लेकर बांटने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करते गए, और गुरुजी ने इतना बढ़वा दिया कि सारी संगत को प्रसाद मिला। इनफैक्ट कुछ के जैसे कुछ लोग आए कि बच्चों के लिए, घर के लिए दे दीजिए, तो उनको भी प्रसाद मिला। नीचे हमने गार्ड को या जिनको भी देना था, मतलब लास्ट इडली लास्ट बंदे को मिली। गुरुजी ने प्रसाद इतना बढ़ा दिया और उस हिसाब से करा दिया कि लास्ट बंदे को लास्ट प्रसाद मिला। और ऐसा भी नहीं रहा कि किसी ने घर के लिए मांगा हो तो हमने मना करना पड़ा हो कि नहीं, हम फिनिश हो गया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ये है, गुरुजी प्रसाद बढ़ा सकते हैं। गुरुजी के जब भी सत्संग होते हैं, तो किसको भेजना है गुरुजी ने सत्संग में, किसको नहीं, वो गुरुजी अपने आप संगत भेजते हैं। हम बुलाते किसी को है, वो आ नहीं पाते, और जिन्हें हम नहीं भी बुलाते वो आ जाते हैं। तो गुरुजी के ऊपर है ये, जिसको ब्लेस करना है, कैसे किसको सत्संग सुनवाना है, किससे सत्संग कराना है, ये सब गुरुजी के हाथों में है। एक मैं बताती हूँ मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे का एक्सपीरियंस। फर्स्ट बर्थडे कर रहे थे हम, तो उससे पहले जो वेन्यू था ना, हमने सोचा एक बार जाके राउंड मार आते हैं। तो राउंड मार के हमने पेन ड्राइव लेके गए थे कि उसमें सॉन्ग्स डाले थे हमने कि ये वाले सॉन्ग चलेंगे बर्थडे पे। तो उसको टेस्टिंग के लिए दिया हमने, जो वहाँ का वेन्यू का जो इंचार्ज था, उसने पेन ड्राइव लगाई। तो जब पेन ड्राइव लगाई ना, तो उस पे सॉन्ग चलने के बजाय गुरुजी का मंत्र जाप चल पड़ा। तो हम एकदम से हैरान हो गए कि मंत्र जाप तो हमने इसमें डाला भी नहीं था, वो चल पड़ा, और सॉन्ग्स डाले थे वो चले नहीं। बट हमें अच्छा लगा कि हाँ चलो, मतलब गुरुजी ने अपना इंडिकेशन दिया है, तो कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे भी कनेक्शन। तो हम खुश हो गए, और वापस आ गए घर, देख के जो भी हमारा और काम था वहां पे। उसके बाद जिस दिन बर्थडे पार्टी थी, उस दिन जब हम वेन्यू पे, जैसे 7 बजे से बर्थडे पार्टी थी, हम 6:30 पहुंचे, तो वहां पे एक बलून भी नहीं था, कुछ डेकोरेशन नहीं था, एक बलून भी नहीं था। हम तो एकदम परेशान हो गए कि 7 बजे से तो बर्थडे पार्टी है, डेकोरेटर से सुबह से बात, उसका पिक्चर्स भी आए उसके कि हाँ ये रेडी है वो रेडी है, एक दिन पहले भी बात हुई उससे, सब कुछ आया, और उस दिन हम डेकोरेटर को फिर कॉल कर रहे हैं वहां से कि कहाँ हो क्या, फोन भी नहीं उठा रहा वो हमारा। तो हम तो एकदम कि 7 बजे से पार्टी है, क्या होगा, मतलब एकदम परेशान हो गए। तो तभी एक बंदा और आया वहां पे, कोई हम नहीं जानते कौन, बट वो बलून फुलाने वाला ही था, और उसके पास मशीन थी और बहुत सारे बलून्स, मिक्की विकी के भी थे और बहुत चीजें थी। तो वो कहने लगा कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से मन हो रहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो हम, मतलब उसने एक पैसा भी नहीं लिया हमसे, हमने उसको बोला कि पैसे बाद में, पैसे भी नहीं लिए उसने। और उसने बोला कि मेरा खुद से मन हो रहा है, वैसे मैं
ये बलून का काम करता नहीं हूँ, आज मैं ये किसी और को डिलीवर करने जा रहा था, मेरे पास है और मेरा आपकी हेल्प करने का मन हो रहा है। तो वो बंदा वहां अकेला था, उसने पता नहीं किस स्पीड से करा कि 1 घंटे के अंदर उसने पूरा वेन्यू तैयार कर दिया, पूरा वेन्यू। और जो गेस्ट 7 बजे से आने थे, गुरुजी ने उनको मतलब लेट कर दिया, वो 7 की बजाय 8 बजे आने स्टार्ट हुए हमारे गेस्ट भी। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि उस दिन मंत्र जाप जो चला था वो इसीलिए चला था कि गुरु जी को पता था ये आगे होने वाला है, तो तुम परेशान मत होना, फील मैनेज। तो वही किया गुरुजी ने। एक बर्थडे पार्टी भी हम मैनेज नहीं कर सकते, बट गुरुजी जो कि आगे का भी जानते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। इसलिए वो आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही उसका जुगाड़ भी पहले ही तैयार करके रखते हैं। मैं आपको रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना एक, कि जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, मेरा अब 10 इयर्स तक तो मैं अपना इधर ही रही गुड़गांव एनसीआर में, बट उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया बड़ौदा में। अब बड़ौदा गुजरात काफी दूर था, आईटी कंपनीज वहां पे है नहीं, और बेटा भी अब उसका स्कूल का एडमिशन का टाइम आ रहा था पास, तो फिर मतलब इनिशियली तो मैंने ज्वाइन किया बड़ौदा, बट मैंने बस वहां पे 15 डेज रही और उसी दौरान मैंने वहां पे रिजाइन कर दिया और साथ साथ प्राइवेट बैंक्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मतलब वहां पे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, 3 मंथ्स नोटिस पीरियड सर्व करने से भी पहले, मतलब जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, रिजाइन भी कर दिया, साइमल्टेनियसली अप्लाई भी कर रही हूँ, मतलब 15-20 डेज में ही गुरुजी ने मेरा HDFC बैंक में गुड़गांव की लोकेशन पे, और जो प्रोफाइल मुझे चाहिए था कॉर्पोरेट्स उसमें ही, और एट अ मच हायर पैकेज, गुरुजी ने मेरा सिलेक्शन करा दिया। मतलब और वहां पे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना होता था बीओबी में, या तो फिर आपको जो है पे आउट करना पड़ता है 3 मंथ्स का सैलरी। तो गुरुजी ने ऐसे करा दिया कि HDFC ने मुझे ये भी बोल दिया कि हम लोग पे आउट कर देंगे, आप यहाँ पे यू कैन ज्वाइन अर्ली। तो गुरुजी का मतलब वहां पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो साथ साथ ही, वरना इतनी जल्दी किसी कंपनी में ना तो सिलेक्शन होता, ना ये होता कि कंपनी कहे कि हाँ हम पे आउट कर दे रहे हैं। तो सब कुछ गुरुजी ने इस तरह से मैनेज कराया, और गुरुजी की कृपा से अभी हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं, अपने खुद के घर में। और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि मतलब गुरुजी की कृपा से हम गुड़गांव में अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। प्लस गुरुजी ने मेरे बेटे की एडमिशन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स गुड़गांव के उसमें एडमिशन कराया है। और एडमिशन का भी मैं बताती हूँ, हम मेरा क्योंकि बड़ौदा में ट्रांसफर हो गया था, तो उस टाइम पे हम स्किप ही हो गया हमारे माइंड से कि इसकी नर्सरी में एडमिशन करानी है। हम जब मैं बड़ौदा से रिजाइन विजाइन मार के वापस आ गई यहाँ पे गुड़गांव, तो हमें एकदम से स्ट्राइक किया कि ओहो एडमिशन का टाइम चल रहा है। फिर हमने चेक किया जो हमारे नए घर के आसपास के स्कूल्स थे, उसमें जो ये वाला स्कूल जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एक रिसेंटली ओपन हुआ है, और उसमें अप्लाई किया, बट उसके लास्ट डेट जो थी 3 दिन बाद की ही थी। और उस टाइम मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, कोल्ड और कफ हो रखा था उसे बहुत ज्यादा। बट अब हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने अप्लाई कर दिया। फिर ये था कि पता नहीं अब तो इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं आएगी, अब तो लास्ट डेट ऑलमोस्ट ओवर ही है। तो खैर हमें इंटरव्यू कॉल आ गई, और इसकी तबीयत खराब थी फिर भी हम लोग गए, क्योंकि हमारे पास अब आगे टाइम नहीं था। तो वहां पे जब हम स्कूल पहुंचे, तो प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रही थी। मतलब हमसे पहले इतने पेरेंट्स थे नर्सरी के, केजी, प्री नर्सरी, तो सब लोगों से काफी लंबा इंटरव्यू चला। और प्रिंसिपल से जैसे पेरेंट्स बाहर आ रहे थे, तो फिर बाहर जो इन्विजिलेटर बैठी थी वो सबको बोल रही थी कि हम आपको नेक्स्ट 2-3 डेज में रिजल्ट बता देंगे कि क्या है। बट हम लोग जब अंदर गए, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। हमें ये था कि इसकी तबीयत खराब है, कुछ पूछेगी तो उसको आता भी होगा, तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, तो पता नहीं क्या होगा। बट प्रिंसिपल ने इससे कुछ पूछा ही नहीं, बल्कि वो हमें कह रही है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो हमसे पूछ रही है वो, और इससे कुछ पूछा ही नहीं। और हम जब बाहर आए, तो जो इन्विजिलेटर थी उसको प्रिंसिपल ने बुला के जो भी कहा होगा, और फिर वो हमें आके कह रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप चाहो तो अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज आज ही कर सकते हो। तो ये है गुरुजी की कृपा कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स जो थे, ऐसा तो था नहीं कुछ कि हमारे बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल था, वो तो बल्कि बीमार था, वो तो कुछ बोलने के लायक भी नहीं था उस दिन। तो बट वो बच्चे में कुछ नहीं था, बट वो बच्चा क्योंकि गुरुजी का दिया हुआ है, तो उसकी हर चीज का गुरुजी ऑटोमेटिकली टेक केयर करते हैं।
ये चीज है। मतलब गुरुजी तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। जब मैं खुद, मेरे एग्जाम्स वगैरह होते थे, गुरुजी कई बार मुझे क्वेश्चन पेपर ही दिखा देते थे ड्रीम में कि ये क्वेश्चन आएंगे। कई बार मुझे रिजल्ट दिखा देते थे। तो मतलब गुरुजी की बहुत ज्यादा कृपा है। बस हमें सिर्फ गुरुजी की बातें माननी है। जैसे गुरुजी कहते हैं, जब बड़े मंदिर आओ तो आपको मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखना है, साइलेंट मोड पे नहीं, स्विच ऑफ रखना है। क्योंकि ब्लेसिंग्स या तो हम गुरुजी की ले सकते हैं या फिर वाइब्रेशन इस मोबाइल की ले सकते हैं। तो हमें बस अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना होता है, साइलेंट मोड पे भी नहीं रखना। और डिसिप्लिन आपने देखा होगा, बड़े मंदिर जितना डिसिप्लिन कहीं नहीं, किसी मंदिर में, किसी रिलीजियस प्लेस पे आपने नहीं देखा होगा। वहां पे चाहे कोई वीआईपी आए, चाहे कोई भी आए, सारा सब चीजें लाइन में होती है। मतलब इतना डिसिप्लिन में कहीं नहीं होगा वो। कई पुरानी संगत जो और भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमें लगता है कि उस लाइन में हमारे जैसी संगत खड़ी है, बट उस लाइन में देवी देवता भी होते हैं। मतलब काफी संगत ने ये खुद देखा है कि माता रानी या शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी को खुद अपनी आंखों से लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पे कि आके गुरु जी को माथा टेक रहे हैं और लाइनों में खड़े हैं गुरु जी के दर्शन के लिए। तो इसीलिए हमें लाइन तोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो सिस्टम है मंदिर का डिसिप्लिन में, मोबाइल स्विच ऑफ करके उसी तरह से चलना चाहिए, ताकि हम गुरुजी की मैक्सिमम ब्लेसिंग्स ले पाए। कोई सोशलाइजेशन नहीं करना चाहिए। सोशलाइजेशन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, मंदिर के बाहर आके हम करते ही हैं, बट मंदिर में हम 2-3 आवर्स के लिए जो जाते हैं, वहां पे सिर्फ हमें गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़ने की ट्राई करनी चाहिए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है और हमें हर जगह हर टाइम देख रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे गुरुजी नहीं है, हर जगह गुरुजी है। चाहे वहां पे गुरुजी की फोटो हमें दिख रही है, चाहे नहीं दिख रही है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा ना करें। गुरुजी ने हमारे लिए वैसे भी बहुत चीजें बहुत सिंपल रखी हैं। अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि जो भी तुम्हारी मैंने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की हैं, चाहे वो आपकी टुवर्ड्स योर फैमिली हो, चाहे हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं, चाहे आपकी वर्क प्लेस ऑफिस की काम है, या बच्चों को देखना है, तो जो भी आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप ऑनेस्टली अपनी ड्यूटीज फुलफिल कीजिए। और शाम तक जब आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं तब आप मंदिर आओ। और फिर जब मंदिर आओ तब अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सोशलाइजेशन सब कुछ भूल के सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन जोड़ो। तो इसीलिए हमें बहुत सिंपल है चीजें, दिन भर सफिशिएंट है अपने काम निपटाने के लिए, और शाम को सिंपली गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का से कनेक्शन जोड़ें, गुरुजी की शब्द सुने ध्यान से। और जितना हो सके गुरुजी की कही हुई बातें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इम्प्लीमेंट भी करें। थैंक यू सो मच गुरुजी, हम सब लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे पास और हम सबके पास इनफैक्ट आज जो कुछ भी है वो सब गुरुजी की वजह से है। गुरुजी थैंक यू सो मच। और गुरुजी सॉरी भी, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं और कई बार कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम आपको ब्लेम भी करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बट हम सभी लोग करते हैं। गुरुजी उसके लिए भी सॉरी। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जैसे आप हमेशा हम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते आए हैं, आगे भी प्लीज गुरुजी हम सबको प्रोटेक्ट कीजिएगा और हमेशा अपनी शरण में रखिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू।